हेलो दोस्तों। आज का चैप्टर है एसएसटी के इकोनॉमिक्स का पीपल एज ए रिसोर्सेस। और इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये जान लेना है कि पीपल एज ए रिसोर्सेस, पीपल एज ए रिसोर्सेस इसका मतलब क्या होता है कि मानव एक संसाधन, मानव एक संसाधन ये कैसे है? चैप्टर का नाम है मानव एक संसाधन, दैट मीन्स पीपल एज ए रिसोर्सेस। तो पीपल एज ए रिसोर्सेस का मतलब ये होता है कि मनुष्य जो है वो हमारे लिए कैसे संसाधन है। तो आपको तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए, दैट मीन्स कि इस दुनिया में जो भी काम है, कोई भी वर्क है, मतलब कोई भी काम करें आप, तो वो कौन करता है? मनुष्य करता है, यानी दैट मीन्स ह्यूमन करता है, पीपल ही करते हैं। और या फिर वो टेक्नीशियन हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, यानी कि स्किलफुल हो या नॉन स्किलफुल हो। जैसे में एक होता है फिजिकल लेबर और दूसरा होता है मेंटल लेबर। तो मेंटल लेबर कौन करते हैं? जो टेक्नीशियन होते हैं, दैट मीन्स जो अपने माइंड से जो वर्क करे, यानी कि मेंटल रूप से। और फिजिकल लेबर क्या करते हैं? जो पढ़े लिखे इंसान नहीं होते हैं वो फिजिकल लेबर करते हैं। तो दोनों ही रूप में मानव जो है वो सबके लिए काम आते हैं। जैसे मैं अगर एज ए टीचर, कोई अगर शिक्षक है तो 10 15 20 बच्चों 30 बच्चों को तो वो पढ़ा रहा है कि नहीं? हाँ, भले ही वो उसके बदले फी लेता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उनके काम आ रहा है कि नहीं। या फिर वो बच्चे जो 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 हज़ार 2 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार बच्चे हैं, वो टीचर के भी काम आ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वो उनको पैसे दे रहे हैं। तो दैट मीन्स वो टीचर के लिए वो बच्चा भी रिसोर्सेस है और उन बच्चों के लिए वो टीचर भी रिसोर्सेस है। तो ऐसे हम लोग क्या होते हैं कि लोग जो है वो एक दूसरे के लिए संसाधन बन जाते हैं। हम आपके लिए बन जाएंगे, आप मेरे लिए बन जाएंगे, और हम सभी क्या हो जाएंगे कि एक दूसरे के लिए संसाधन हो जाएंगे। अब संसाधन, पीपल एज ए रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे आप समझ गए। अब आइए कि संसाधन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संसाधन, मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? तो देयर आर 4 टाइप्स। ये आपके इकोनॉमिक्स के बुक में नहीं दिया है, ये आपके ज्योग्राफी के बुक में होगा, बट मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। 4 टाइप्स में पहला हो जाता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत यानी कि पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का संसाधन, दैट मीन्स जमीन, गाड़ी घोड़ा, जो भी बंगला है या फिर जो कुछ भी है वो आपका पर्सनल होना चाहिए। तो वो हमारे लिए इंडिविजुअल हो जाता है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी है तो वो मेरा है, पर्सनल मेरे नाम पे है, उसका उपयोग जो है मैं करूँगा, उसका मालिक भी मैं हूँगा, यानी कि उस पर स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब ये होता है अधिकार, उसके ऊपर अधिकार किसका है? तो पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का अगर अधिकार होगा किसी भी वस्तु पे तो वो व्यक्तिगत संसाधन होगा। दूसरा कम्युनिटी। कम्युनिटी रिसोर्सेस में क्या हो जाता है? सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब क्या होता है कि अगर वैसा संसाधन, यानी कि दोज रिसोर्सेस यानी कि वैसा संसाधन कि जो उस पर किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टिकुलर किसी मैन का अधिकार ना हो करके उस पर एक समुदाय का, एक किसी कास्ट का या फिर इंडिविजुअल किसी एक कम्युनिटी का अगर उसका अधिकार होगा तो हम क्या कहेंगे? उसको कम्युनिटी रिसोर्सेस बोलेंगे। दैट मीन्स एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि फ्यूनरल हाउस में आप चले जाइए जहाँ पे दाह संस्कार होता है हिंदुओं का, या फिर आप कब्रिस्तान पे चले जाइए जहाँ पे मुस्लिमों का दाह संस्कार होता है, या फिर आप किसी मंदिर में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए। तो वो सब क्या होते हैं कि वो किसी पार्टिकुलर एक समुदाय का या फिर किसी एक जाति का वो है। यानी कि मंदिरों में है तो हिंदू जाते हैं, मस्जिद है तो वहाँ मुसलमान जाते हैं, चर्च है तो वहाँ क्रिश्चियन जाते हैं, और गुरुद्वारा है तो वहाँ ईसाई जाते हैं। यानी तो वो किसी एक कम्युनिटी का है, किसी एक जात का है, तो वो उस पर क्या होता है ना कि उन सब का अधिकार होता है, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का तो अधिकार होता नहीं है। तो इस तरह से वो हमारे लिए कम्युनिटी रिसोर्सेस में आ जाते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा क्या है? नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन।
तो अब राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो देश में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब राष्ट्र के अधीन में आती हैं, दैट मीन्स वो राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि एवरीथिंग दैट यू सी इन आवर योर सराउंडिंग्स, एवरीथिंग इज अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स नेशनल रिसोर्सेस। क्योंकि जो कुछ भी है, या फिर हम ही क्यों ना हो, ह्यूमन रिसोर्सेस भी, मानव, यहाँ तक कि मानव भी, वो सब राष्ट्रीय संसाधन है। क्योंकि हम सभी का कहीं ना कहीं, या सरकारी या गैर सरकारी, दैट मीन्स गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल, कोई भी वर्क हम कर रहे हैं तो उसका टैक्स पे करते हैं, या फिर उसका जो भी बेनिफिट होता है वो सब सरकार के अंदर में ही जाता है, वो कंपनी दे या फिर हम दे, बात तो एक ही है, क्योंकि टैक्स हम दोनों भरते हैं। वो सब किसके पास भरते हैं, सरकार के अंडर में भरते हैं। तो यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी वो क्या है कि राष्ट्रीय संसाधन ही है। अब आप ऐसे ना कर सकते हैं कि जो सड़क बन रहा है, जो रोड है, यहाँ ज़मीन, ये सब कुछ नेशनल रिसोर्सेस ही हैं, बट इसमें सब में एक ही कॉमन है कि इन सब कामों को कौन करता है, तो ह्यूमन करते हैं, मनुष्य करते हैं। तो वो सब हम क्या है कि हम सभी, एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी है वो सब नेशनल रिसोर्सेस है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हम सभी को क्या करना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए सब में। चौथा नंबर क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इसका हिंदी होता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, लुक एट हियर, यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा इंडिया, ये इसका बॉर्डर हो गया, इधर में हो गया पाकिस्तान, या फिर इधर बांग्लादेश लिख दीजिए, इधर वेस्ट में, इधर ही पाकिस्तान डाल दो, इधर श्रीलंका डाल दो, इधर में अमेरिका डाल दो। है नहीं, वो मैप में एग्जैक्टली है नहीं, बट एज ए कंसिडर्ड। तो यहाँ से 200 किलोमीटर, यहाँ से 200 किलोमीटर, और यहाँ से 200 किलोमीटर, नॉटिकल माइल्स 200 किलोमीटर, यहाँ से भी 200 नॉटिकल माइल्स, यहाँ से भी 200 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ बीच का जो ये एरिया होगा, ये फ्रेंड्स, ये जो बीच का जो एरिया होगा वो सब क्या होगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेस होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ के ओशियन में कोई अगर चीज़ निकल जाए, अगर आप समझे यहीं से अगर पेट्रोलियम निकल जाए, तो जब तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का इस पर मोहर नहीं होगा, बिना इन चारों देशों की सहमति से ये संसाधन वहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं कि इन देशों से भी 200 नॉटिकल माइल्स, इधर से भी 200, भारत से भी 200 नॉटिकल माइल्स होगा, उसके बीच का जो रिसोर्सेस होगा वो सारे क्या होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। दैट मीन्स इंटरनेशनल रिसोर्सेस वो होगा। अब इसमें कह रहा है आगे आप अपने चैप्टर को पलटिएगा, ये आपका चैप्टर 2 है, पीपल एज ए रिसोर्सेस, क्लास 9th का है ये चैप्टर। तो इसमें आगे कह रहा है कि एजुकेशन तो अब एजुकेशन क्या मैटर करता है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, जहाँ पे भी जिसको जो भी ना समझ में आए वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स हम लोग देखते हैं और आंसर उसका वहाँ पे डाल देते हैं, ताकि इससे आपका जो मन में ये होगा, क्वेश्चन होगा कुछ, या फिर मान लीजिए आप किसी डिलेमा में होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब एजुकेशन, अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर किसी भी मनुष्य से कोई काम लेना है, आपको पता है कि पीपल हैं जो हैं वो रिसोर्सेज, या आपका चैप्टर ही है कि पीपल एज ए रिसोर्सेज हाउ। तो रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं होता है कि केवल फिजिकल लेबर हमने उनसे ले लिया, फिजिकल काम ले लिया तो फिर मेरा ये खत्म हो। वैसे भी काम होते हैं, वैसे भी वर्क होते हैं जिसमें क्या होता है ना कि टेक्निक का यूज होता है, स्किल का यूज होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब क्या, कि खिलाने पिलाने के साथ साथ उसके मतलब स्वास्थ्य के भी ऊपर ध्यान देना पड़ता है, और उसके साथ साथ उसके मेंटल एक्टिविटी को भी देखा जाता है कि वो पर्सन या फिर वो व्यक्ति जो है वो किस काम की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, कहाँ उसका मन लग रहा है, कहाँ उसका दिमाग लग रहा है कि नहीं। तो वैसे लोगों के लिए क्या होता है कि उनके ऊपर, या फिर उनके पेरेंट्स जो होते हैं, या फिर कोई भी हो जो पैसा इन्वेस्ट उनके ऊपर कर रहा है, तो सबसे पहले हमें उनकी एजुकेशन व्यवस्था के ऊपर ध्यान देनी होगी कि वो व्यक्ति शिक्षित कैसे हो, लिटरेट कैसे हो। क्योंकि सबका यही मानना है, या फिर आपका बुक भी ये कंसिडर कर रहा है कि जिन व्यक्ति में एजुकेशन होगा तो वो किसी भी काम को एज ए बेटर तरीके से वो कर सकते हैं। जैसे मैं कर सकता हूँ, उससे बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं, जिसमें एजुकेशन की ये होगा, एजुकेशन होगा उनके अंदर।
तो एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने इंजीनियरिंग के फील्ड में ही जानी है या फिर डॉक्टर के फील्ड में जानी है, आप दोनों को किसी एक को, तो फिर क्या होगा, उसके लिए हमारे लिए एजुकेशन ज़रूरी है। बिना पढ़े तो हम डॉक्टर बन नहीं सकते हैं। अब फाड़ना है किडनी को, फाड़ दीजिएगा इधर दूसरे जगह को, तो फिर दिक्कत है उनके लिए। तो इस तरह से बिना विदाउट एजुकेशन पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि जब तक हमारा समाज जो है वो शिक्षित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एसएसटी पढ़ रहे हैं। तो एसएसटी का मतलब क्या होता है, सामाजिक विज्ञान होता है। मैन इज ए सोशल एनिमल, ये आपके बुक में ही है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बोल रहा हूँ कि मैन इज ए सोशल एनिमल। आदमी जो है, मनुष्य है, वो एक सामाजिक प्राणी है, और उसे क्या होता है कि अपने समाज को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अगर हमारे समाज में आप जाएं, अगर यहाँ ये पता करें या फिर वहाँ देखें, तो जो अभी भी गांव में या शहरों में जो रेपुटेशन शिक्षित लोगों को मिलता है, जो इज्जत रेपुटेशन या फिर जो है शिक्षित लोगों का है, वो मतलब जो फिजिकल वर्क करते हैं उनका वो नहीं होता है अपने समाज में आज भी। क्योंकि एक शिक्षक जो है वो कभी भी इधर से गुजरेगा, अगर उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट से जहाँ देखेंगे वो उसका सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अब बगल में मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं जो इलाज किए हैं, उनको कोई देखता है तो कुछ ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, बस इतना होता है कि वो डॉक्टर साहब हैं, ये है। ऐसा नहीं होता है कि जो एक होता है ना एजुकेशन का जो वैल्यूएशन होता है, जो उनके मतलब जो छात्र होते हैं वो अपने टीचर्स को देते हैं, उस तरह से होता है ये। तो रेपुटेशन के साथ साथ एजुकेशन जो है वो हमारे लिए अर्निंग का भी एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि विदाउट आप एजुकेशन के कोई टेक्निक आप सीख नहीं सकते हैं। फिजिकल वर्क आप कितना कर सकते हैं? अब इसी पे एक जो सर हैं वो हमारे, उन्होंने एक बार कहा था कि कहीं वो जा रहे थे प्लेन में, तब तक उनको कोई साधु मिल गए। तो वो कोई साधु जो थे वो बात बात में ही लगभग 1-2 करोड़ का बात वो बोल जाते थे। तो हमारे सर बगल में बैठे हुए थे, तो इन्होंने उनको प्रणाम किया, क्योंकि वो साधु महात्मा का बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि बताओ क्या उन्होंने कहा, हाँ, कि सबसे ज़्यादा अर्निंग मतलब कुछ ऐसा कहा था उन्होंने, मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब ये पैसा जो है वो अर्निंग किस मेथड से किया जा सकता है, मतलब फिजिकल वर्क से या फिर कुछ ऐसे मेंटल। तो उन्होंने कहा कि देखो किसका पैसा मिलता है, ज्ञान का पैसा मिलता है। अगर मान लीजिए किसी मनुष्य में जो है वो ज्ञान नहीं है और वो फिजिकल लेबर कर रहा है, कहीं लेबर एज ए मजदूर वो काम कर रहा है, तो वो एज ए मजदूर काम कर रहा है, दैट मीन्स शरीर से मेहनत कर रहा है ना। शाम में मेहनताना उसको कितना मिलता है? 300 या 400 या 500 दहाड़ी जो उसका मिल जाता है। लेकिन एक डॉक्टर जो है, एक टीचर जो है, वो किसी स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपये ले लेते हैं। एक कोई डॉक्टर है जो छू देता है बस पेशेंट को, उतना 5 लाख 10 लाख रुपये वो 10 मिनट में कमा ली। तो पैसे किस चीज़ के मिले? फिजिकल लेबर के नहीं मिलते हैं, मेंटली जो आप वर्क करते हैं उसका मिलता है। तो मेंटली वर्क आप कैसे कीजिएगा? तो जब तक हमारे अंदर एजुकेशन की ये नहीं बढ़ेगी, कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, एजुकेशन हमारे अंदर नहीं होंगे, तो स्किल डेवलप नहीं होगा। और स्किल डेवलप करने के लिए दैट मीन्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ में। बिना एजुकेशन के यू कांट सर्वाइव, nothing will be say about your future, because education is the most important thing in our life. So dear friends, dear my students, I want to say you that कि थोड़ा बहुत खाना कम खाओ ये चलेगा, मतलब 2-4 रोटी कम मिल जाए, कपड़े फटे हो, वो सब चलेगा, लेकिन एजुकेशन कम नहीं होना चाहिए जीवन में। एजुकेशन आपके इसी मतलब चैप्टर के बाद जस्ट एक चैप्टर है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी क्या है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मान लीजिए कोई वस्तु खरीदने में असक्षम है, वो अपने ज़रूरत की वस्तुओं को भी नहीं खरीद पा रहा है, तो वो गरीब है। गरीबी को फील किया जा सकता है,
जब तक वो किसी पे ना गुजरे, वो दुखद समय उसके ऊपर ना आए, तब तक गरीबी को समझा नहीं जा सकता है। हाँ, बस ये हमदर्दी होता है कि वो गरीब है, वो सामने वाला गरीब है, उसको मुझे कुछ मदद कर देना चाहिए, या फिर हम कर देते हैं। तो वो आपने, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपने गरीबी को समझा, आपके मन में दया थी, आपका मन बड़ा था, तो आपने उसको हेल्प किया। लेकिन अब गरीबी क्या है आप तो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वे चीज़ें आपके पास हैं जो उसके पास नहीं है। तो गरीबी को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। गरीबी, इस पे शेक्सपियर ने कहा है कि इफ़ यू बर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर ब्लंडर मिस्टेक। अगर आप गरीबी में जन्म लेते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीबी में ही मर जाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की गलती रही होगी जो कि हम गरीब पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम भी अगर गरीब ही मर जाएं तो फिर हमारा जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी सेम मिस्टेक करेगा जो हमने किया, और हमारे जो पेरेंट्स ने किया तो फिर हमारे पेरेंट्स ने किया, फिर हमने किया, फिर हमारा नेक्स्ट जनरेशन करेगा, उसका आने वाला नेक्स्ट जनरेशन करेगा। इस तरह से तो विनाश हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। इसीलिए सबके घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इन सारे सीमाओं को तोड़ के वो आगे निकलता है। सो प्रयास कीजिए कि आप जिस सिचुएशन में पैदा हुए, आपका लड़का या फिर आपका जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन है वो उस परिवेश में पैदा ना हो। आपको जो नहीं मिला, आप प्रयास कीजिए कि आप वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को दें। क्योंकि परिवर्तन जो है वो बदलाव का नियम है, मतलब प्रकृति का हमारा नियम है कि बदलाव होना ही है। तो क्यों ना हम ही बदलाव स्टार्ट करें, क्यों क्यों ना हम ही बदलाव करें। तो आज के चैप्टर में यहीं तक। एजुकेशन इज़ द मोस्ट फैक्टर इन आवर लाइफ। तो आज हम एक बात करने वाले हैं विकास देवी कीर्ति सर के, जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सीता माँ के ऊपर कोई कमेंट किया था। कमेंट नहीं किया था, उन्होंने एविडेंस के साथ पढ़ाया था। बट हमारे जो कुछ सोशल मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनको कुछ गलत निर्देश दे करके गलत एक डायरेक्शन में उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। बट जहाँ तक बात है हमारे विकास देवी कीर्ति सर के, जो वचन उन्होंने कहे हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा था या फिर उन्होंने गीता में भी दिखाया है, दैट मीन्स मैंने भी पढ़ा है उसको, ऐसा नहीं है। पढ़ने के बाद ये पता चला कि उन्होंने जो कहा है वो 100% राइट है। सो आप लोग उन सोशल मीडिया के बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि उन्होंने एविडेंस के साथ कहा है। उन्होंने यह वाक्य कहा कि हे सीते, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये युद्ध जो है मैंने तुम्हारे लिए किया है तो ये भ्रम है, क्योंकि ये युद्ध मैंने अपने पूर्वजों के इज्जत और सम्मान के लिए किया है। और दूसरी बात रही तुम्हारी बात, तो अब तुम मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जैसे किसी भोजन को कुत्ता चाट दे तो फिर उसको ग्रहण नहीं किया जाता। शायद ऐसे ही उन्होंने कुछ कहा है। तो हमारे जो कुछ भी सोशल मीडिया के मित्र हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने कुछ उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया है लोगों के सामने। वो कहीं का कटिंग था वो वीडियो। सो आप उस पर ध्यान ना दें, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल उसका साक्ष्य है। और आप बोलेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको क्या करूँगा कि बुक के साथ मैं आऊँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा बिल्कुल सही कहा है, वो ऐसे ही लिखा हुआ है। सो आप इन जो भी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं आप उस पर ध्यान ना दें। और रही बात एक शिक्षक की, तो उन्होंने जो कहा है एज ए शिक्षक, मैं बिल्कुल उनके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि उन्होंने कहीं से कोई गलत नहीं कहा है। क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन में उससे रामायण से या फिर सीते से रिलेटेड या फिर उस ग्रंथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया होगा तभी उन्होंने पढ़ाया होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आए और क्लास में बैठे बैठे रामायण और महाभारत स्टार्ट कर दिए, ऐसा तो नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो होगा, क्योंकि वो एज ए सब्जेक्टिव टीचर है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, स्टूडेंट अभी हूँ। सो मुझे पता है कि वो बिना किसी पॉइंट के कोई बात नहीं बोलते। और जहाँ तक रही बात सोशल मीडिया की, वो उस पर ज़्यादा ये नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही ट्रोल करना स्टार्ट किया था ना उनको। क्योंकि ट्विटर क्या है उन्होंने वो नहीं जानते।
हाँ, ये पूछिएगा कि रामायण में कब क्या हुआ था, वो उनको पता है। सो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करें, क्योंकि समाज का उद्धार बिना शिक्षक के नहीं हो सकता है। टीचर्स हैं तभी समाज अच्छे से रह सकता है। जो भी मार्गदर्शन होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो सब एज ए टीचर ही देता है वो। क्योंकि पेरेंट्स कुछ भी हो, हाँ वो पैसे देते हैं, वो अलग बात है। संस्कार जो है वो किसी के घर से ही मिलता है, लेकिन आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है, बच्चे में कुछ सीखने का जो उल्लास होता है या फिर उसके अंदर जो काबिलियत होती है, वो टीचर ही पहचानता है। दैट्स ऑल। बाकी सब राधे राधे।